सोमपुर नाम के एक गांव के पास से एक नदी बहती थी। एक तोता उस नदी के ऊपर से गुजर रहा था। ओहो, आज तो कई बरस हो गए मुझे उसे ढूंढते हुए। हाँ, पता नहीं मेरी खोज कब पूरी होने वाली है। उड़ते उड़ते अचानक से वो तोता नदी के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा जाता है और घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मोहन नाम का एक लड़का उस तोते के पास आता है। अरे, इस तोते को क्या हुआ? बाप रे, इसको तो बहुत चोट लगी है। पानी, मुझे पानी चाहिए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बेचारा परेशान है। हाँ, एक काम करता हूँ, इसको अपने घर ले जाता हूँ, ये सही रहेगा। मोहन उस तोते को घर ले जाकर और उसकी चोट पर मरहम लगा देता है। तभी मोहन का पिता रवि वहां आता है। अरे बेटा, ये तोता कहाँ से आया? ये तो मुझे बाहर मिला। ये घायल था, इसीलिए मैं इसको ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, अब तुम इसकी सेवा करो। मैं खेत जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है पिताजी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। तोता अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता है। अरे वाह, देखो देखो, मेरे पंखों में चोट नहीं लगी है। मैं कितना अच्छे से उड़ पा रहा हूँ। देखो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उड़ता उड़ता वो तोता, और तभी उस तोते को दिखाई पड़ता है कि मोहन के गले में एक माला है, जिस माला के 3 मोतियों पर लिखा हुआ है मोहन। ये माला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तभी से ये माला मेरे गले में है। ओह, इतने सालों से जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तुमने मुझे बचाया। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है, आराम से जाना। ये कहकर तोता वहां से उड़ जाता है। वो तोता पास ही मौजूद एक राज्य के राजा हरि सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे ना, वो जीवित है। हाँ, क्या? इसका मतलब कि तुमने उसे ढूंढ लिया? जी हाँ, और महाराज, उसके गले में वही माला थी। हाँ, कहाँ है वो तो नदी के उस पार एक गांव है, जहां पर वो एक किसान के घर में रहता है। उसी किसान ने उसको पाला पोसा है। उस किसान ने उसका नाम मोहन रखा है। शायद उसी माला को देखकर रखा होगा। मंत्री जी, एक काम करिए, उस किसान के घर एक दूत भेजिए और उसको जल्द से जल्द हमारे दरबार में उपस्थित होने के लिए कहो। बुलवाओ उसे। हाँ जी महाराज। रवि अपने खेत में काम कर रहा था। तभी राजा का एक दूत उसके पास आता है।
हाँ, क्यों भाई, क्या तुम्हारा ही नाम रवि है? जी हाँ, मैं ही रवि हूँ, क्या बात है? क्या मोहन नाम का लड़का तुम्हारा ही बेटा है? जी हाँ, पर हुआ क्या? घबराओ मत, मेरे साथ चलो, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। चलो। पर जाना कहाँ है? महाराज के पास, और कहाँ, चलो। वो दूत रवि को राजा के दरबार में ले जाता है। तो तुम ही मोहन के पिता रवि हो? जी महाराज, पर आपने हमको यहाँ काहे बुलाया है महाराज? मेरे सवालों का जवाब दो। सबसे पहले तो ये बताओ कि मोहन तुम्हें कहाँ से मिला, और ध्यान रहे, हमारे दरबार में यदि झूठ बोला तो दंड मिलेगा। हाँ, महाराज के सामने अब झूठ बोलना सही नहीं, इनको तो सच बता ही देता हूँ। महाराज, कई साल पहले नदी में से एक टोकरी बहती हुई आई थी, उसी में मुझे बच्चा मिला था। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम मोहन रखा। वाह वाह, क्या कमाल की नियति है। इतने सालों के बाद ही सही, पर इस कहानी में नया मोड़ तो आया। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। वो तोता रवि को एक कहानी सुनाता है। सोमपुर गांव में एक बहुत ही धनी परिवार रहा करता था। वो परिवार इतना धनी था कि कई राज्य तक को उसने कर्ज दे रखा था। एक दिन उस परिवार का मुखिया सेठ रामप्रसाद की मृत्यु हो जाती है। अब आगे व्यापार कौन चलाए, इसको लेकर दुविधा थी। रामप्रसाद के छोटे भाई मानिकचंद अपाहिज थे। एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर और एक हाथ खराब हो गए थे। अरे बताओ भला, ऐसी हालत में भैया छोड़कर चले गए, अब इतने बड़े व्यापार को कौन संभालेगा इसको? एक और बुरी खबर है सेठ जी। अरे अब क्या हो गया? बात यह है कि हमारे कुल गुरु रामानंद, जिनसे हम हर एक बात का मार्गदर्शन, वो हमेशा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं तपस्या करने। उन्होंने खबर भेजी है कि एक आखिरी बार वो मिलने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, एक आखिरी बार मिलकर उन्हीं से पूछूंगा कि आगे क्या करना है। गुरु रामानंद मानिक की हवेली में आते हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। मुझे बहुत दुख हुआ राम प्रसाद की मृत्यु का समाचार सुनकर। हाँ जी गुरुदेव, और बताइए भला, ऐसे संकट की घड़ी में आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। मुझे तो जाना ही होगा। अब जाते हुए ये तो बता दीजिए कि अब ये इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा? ना तो मैं व्यापार संभालने की हालत में हूँ और ना ही मेरा बेटा, वो तो अभी 4 साल का ही है। मैंने तुम्हारी इस समस्या के बारे में सोचा है। मेरा एक शिष्य है सागर, उसने पूरे जीवन मेरी सेवा की है, और अगर मैं कहूंगा तो वो तुम्हारा व्यापार संभाल सकता है। सागर, जरा यहाँ आओ। सागर रामानंद जी के पास आता है। पर गुरुदेव, एक अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जाए? अनजान नहीं है ये, और ना ही ये तुम्हारी जायदाद पर हक जताएगा। जायदाद तुम्हारे पास ही रहेगी। ये बस काम करेगा क्योंकि मैंने इसको ऐसा करने का आदेश दिया है। जब तक तुम्हारा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, सागर तुम्हारा व्यापार संभालेगा।
परंतु अगर भविष्य में इसकी कोई संतान हुई और उसने मेरे बेटे को हटाकर व्यापार हथियाना चाहा तो? ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि सागर ने मुझसे दीक्षा लेते समय जीवन भर अविवाहित रहने का वचन दिया था। अच्छा, इसका मतलब इसका परिवार ही नहीं बनेगा, और जिसका परिवार नहीं है वो भला किसके लिए जायदाद हथियाना चाहेगा? ये केवल अपने गुरु के कहने पर व्यापार संभाल रहा है, वो भी तब तक जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता। कुल मिलाकर इसको रखना तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो क्या सोचा फिर तुमने? गुरुजी, आपने हमारे परिवार के लिए जो निर्णय लिया है वो सब सही साबित हुए हैं। मैं आपके इस निर्णय का भी सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं सागर को अपना व्यापार संभालने की अनुमति देता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सालों से मैं कर रहा हूँ मुंशीगिरी, और व्यापार तो मुझे संभालना चाहिए ना। ये कल का आया, ये व्यापार संभालेगा? चलो, तो व्यापार कौन संभालेगा इसका निर्णय तो हो गया। अब मैं तुमको कुछ और भी देने वाला हूं। बताइए, क्या गुरुदेव? ये एक तोता है जिसको मैंने अपनी सारी सिद्धियां और ज्ञान दिया है। जैसे पहले तुम हर निर्णय मुझसे पूछकर लेते थे ना, वैसे ही अब हर निर्णय तुम इससे पूछकर ले सकते हो। ये समझ लो, ये मेरा प्रतिबिंब है। इस तरह से वो ज्ञानी तोता मानिक को मिला, लेकिन वो तोता मानिक को ज्यादा पसंद नहीं करता था और ज्यादातर सागर के साथ ही रहता था। सागर और वो तोता दोनों मिलकर व्यापार संभालने लगे थे। सागर ने कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत से व्यापार कई गुना बढ़ा दिया। मानिक इस बात से बहुत खुश था। एक बार की बात है, सागर और वो तोता एक राजा हरि सिंह के पास जा रहे थे। तो क्या सोचा फिर तुमने? क्या करना है राजा जी का? क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। ये राजा तो कई सालों से कर्ज चुका ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा है तो उनको राजा की गद्दी से हटा देते हैं और किसी और को बिठाते हैं जो राज्य अच्छे से संभाल सके और जल्दी कर्ज चुका सके। हाँ, और हम ऐसा करेंगे और वो महाराजा धीराज हरि सिंह जी चुप बैठ के तमाशा देखेंगे। वो तो अपनी गद्दी छोड़ देंगे कि हाँ हाँ, मेरी गद्दी तुम लोग हथिया लो, है ना? ओहो, अरे वो इतना बड़ा राजा भी नहीं है। उसका राज्य कंगाल हो गया है। सेना को देने के लिए उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारा भी भला होगा और उसके राज्य के लोगों का भी भला होगा। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। तुम राजनीति भली भांति जानते हो। वाह, बड़े चतुर हो तुम। गुरु जी ने मुझे सब सिखाया है ना, इसीलिए मैं सब समझता हूँ। सागर और तोता बात करते हुए जा रहे थे। तभी कहीं से एक सांप आता है और सागर को काट लेता है। अरे बाप रे, सांप सांप! लगता है कि इसने मुझे काट लिया। बाप रे बाप, सांप ने मुझे काट लिया। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाप रे बाप, अब क्या करें? सागर बेहोश होने लगता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। वो एक हवेली के अंदर था। उसके पास एक विधवा महिला बैठी हुई थी और एक राजा खड़े हुए थे। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? तुम वहीं पहुंच गए जहां जा रहे थे। देखो, मेरा नाम हरि सिंह है
और ये हमारी बेटी हैं। आप हमें नदी के किनारे बेहोश पड़े मिले थे। आपको पैर में सांप ने काट लिया था, इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। अरे हाँ 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 हाँ, वो सांप। हाँ हाँ, आप चिंता ना करें। हमारी बिटिया रानी को जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। उसने आपको एक दवा पिलाकर सांप का जहर उतार दिया है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है। वैसे आप ये बताइए कि आप यहाँ आए क्यों थे? क्यों आए थे? अब कैसे बताएं? कर्जा वसूल करने आए थे, वो भी तुमसे। वो बस ऐसे ही आपसे मिलने की इच्छा हुई थी तो मैं आ गया आपके पास में। यदि आप कर्ज की बात करने आए थे तो आप चिंता ना करें। इस साल राज्य में अच्छी फसल हुई है और बहुत जल्द हम कर्ज चुका देंगे। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है महाराज, जब आपको ठीक लगे चुका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। राजा हरि सिंह वहां से चला जाता है। सागर राजा की बेटी से पूछता है, वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम नंदिनी है, मैं राजा हरि सिंह की बेटी हूँ। लेकिन आपने सफेद साड़ी पहनी है, आप विधवा कैसे हुई? 1 साल पहले मेरे पति की एक बीमारी से मौत हो गई। मेरा एक 1.5 साल का बेटा है। मैं अब यही अपने मायके में रहती हूँ। अब देखिए, आपने मेरी जान बचाई है। अब यूं तो मेरे पास बहुत सारी दौलत है, पर इस समय आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। कहीं मुझको ना भेंट कर देना भाई। इस बक्से में ये देखिए, इसमें एक कीमती चीज है, इसे आप अपने पास रखिए। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो बनता है। नंदिनी वो भेंट ले लेती है। ठीक है, तो अब आप आराम करो, मैं चलती हूँ। नंदिनी वहां से चली जाती है और अपने पिता के पास पहुंचती है। उसके पिता एक सभा में बैठे हुए थे। अरे बेटी, वो सागर जी कैसे हैं? वो अब ठीक है। जान बचाने के बदले में उन्होंने कोई भेंट दी है, पता नहीं इसमें क्या है। जरा देखो, क्या है इस बक्से में? नंदिनी वो खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से में एक कटार थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ओह, उन्होंने कटार भेंट की है। इसका मतलब ये हुआ राजा जी कि आपकी बेटी का विवाह हो गया है उनके साथ जिन्होंने ये कटार भेंट की है। अरे ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। ऐसे कैसे विवाह हो गया? महाराज, अब प्रथा तो यही है। राज्य की प्रथा के अनुसार अब आपकी राजकुमारी विवाहित हैं। राजा जल्दी से सागर के पास जाता है। राजा की बेटी भी उनके साथ जाती है। सागर जी, आपने हमारी बेटी को एक कटार भेंट की है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, वो कटार सोने की थी और मेरे पास फिलहाल और कोई कीमती चीज नहीं थी भेंट करने के लिए। मैंने उपहार के तौर पे वही दे दिया। आप व्यापारियों के लिए कटार केवल एक वस्तु होगी, लेकिन राज परिवारों में ऐसी प्रथा होती है कि यदि कोई पुरुष किसी अविवाहित या विधवा स्त्री को कटार या तलवार भेंट करे तो इसका अर्थ होता है उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया?
शादी मुबारक हो। अरे तुम चुप रहो। और करो बिना सोचे समझे काम, बड़े आए उपहार देने वाले। हाँ? देखिए देखिए राजा जी, ये सब तो अनजाने में हुआ है ना, मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया। वो तो हम भी जानते हैं, पर ये बात सबके सामने खुल गई है कि कटार तुमने दी है और पूरे राज्य में ये बात फैल गई है। अब मेरी बेटी की पूरे राज्य में बदनामी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब एक ही रास्ता है, आपको सच में मेरी बेटी से विवाह करना ही होगा। राजा जी, मैंने अपने गुरु के सामने कसम ली है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। अरे पर मेरी बेटी का सम्मान, उसकी परवाह नहीं है आपको? कैसे निर्दयी इंसान हैं आप। हे भगवान, ये तो धर्म संकट हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? बुरे फंसे तुम। अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं? एक तरफ है स्त्री का सम्मान और दूसरी तरफ गुरु को दिया हुआ वचन, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर गुरुदेव होते तो वो स्त्री के सम्मान के लिए वचन तोड़ने की अनुमति दे देते। क्या मतलब मुझे? मतलब तुम्हें नंदनी से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, और नंदनी बेटा, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? जी, पर मेरी शर्त यह है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है, अब आप और आपका बेटा दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। इस तरह सागर की नंदिनी के साथ शादी हो जाती है। जब सागर नंदिनी को लेकर मानिक की हवेली पहुंचता है तो वहां बखेड़ा हो जाता है। अरे तुम्हें व्यापार इसी शर्त पर दिया था कि तुम परिवार नहीं बनाओगे। तुम तो एक कदम आगे निकले, बना बनाया परिवार ले आए। माफ कीजिएगा सेठ जी, परंतु मेरी मजबूरी थी। लेकिन आप चिंता न करें, मेरी आपके व्यापार पर नजर बिल्कुल नहीं है। आपका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वही व्यापार संभालेगा, और मेरी नंदनी का जो बेटा है वो आपकी इस जायदाद पर हक नहीं जताएगा। ये मेरा वादा है। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, एक वचन तो तुम तोड़ ही चुके हो। अगली बार फिर से बोलोगे मेरी मजबूरी है। क्या करेगा मेरा बेटा, क्या खाएगा मेरा बेटा? नहीं तो। मानिक के मन में डर बैठ गया था, लेकिन सागर के मन में कोई लालच नहीं था। उसने उस गांव में हवेली के पास ही एक घर बना लिया था, जिसमें वो नंदिनी और उसके बेटे के साथ रहता था। सागर ने उसको अपने बेटे की तरह ही पाला। उसके गले में एक माला डाली हुई थी। यहाँ मानिक का मुंशी उसे भड़का रहा था। अभी भी आप इस आदमी पर कैसे भरोसा कर रहे हैं मालिक? अरे भाई, जिसने अपना पहला वचन तोड़ा, क्या पता वो अपना दूसरा वचन भी तोड़ दे और धीरे धीरे करके आपका पूरा व्यापार हड़प ले और आपको बोल दे नमस्ते। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात याद रखिए, यह व्यापार भले ही आपके परिवार का है, लेकिन काम सारा सागर ने किया है। आप तो सिर्फ खटिया पर लेटे रहते हैं। अगर वो इस व्यापार पर हक जताता है तो पलड़ा उसी का भारी होगा। सही कहा तुमने। वही तो, इसीलिए मैं कह रहा हूं मालिक, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, नहीं तो बाद में अब अगर सागर को काम से निकाल दिया तो बड़ा होकर उसका बेटा व्यापार पर हक जताएगा, क्योंकि व्यापार को बढ़ाया तो उसके पिता ने है। हाँ, सही कहा आपने।
तो फिर एक काम करो, उसके बेटे को ही गायब कर दो। हैं? मतलब उसको अगवा करके टोकरी में रखकर नदी में बहा दो। हाँ, जाओ। मनोहर उसकी बात मान लेता है। वो रात के अंधेरे में सागर के घर जाकर उसके बेटे मोहन को अगवा कर लेता है और उसको नदी के पास ले जाकर बहा देता है। अब रास्ता साफ हो चुका है मेरा। मानिक के आदेश पर मनोहर सागर और नंदिनी को धक्का मारकर गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद ही मानिक को अपने पाप का फल भुगतना पड़ता है। मानिक का खुद का बेटा एक बीमारी के कारण मर जाता है। मौका देखकर मनोहर मानिक से सारी जायदाद छीन लेता है। सागर और नंदिनी राजा हरि सिंह के पास रहने लगे थे। वो तोता भी उन्हीं के साथ था। कई सालों से वो तोता रोज उड़ता हुआ दूर दूर तक यात्रा करता है, इस आशा में कि एक दिन नंदिनी का बेटा उसको मिल जाएगा। ओह, तो ये बात है, मतलब कि मेरा मोहन आपका नाती है। बिल्कुल सही समझे तुम। ये सब सुनकर रवि की आंखें भर आती है। महाराज, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं उसको खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। देखो, तुम्हें इस गांव के भलाई के लिए ये करना ही होगा। मतलब ये कि मानिक के बेटे की मौत के बाद मुंशी मनोहर ने व्यापार को हड़प लिया। कुछ समय बाद मानिक की भी मौत हो गई। अब मनोहर गांव में आम लोगों को कर्ज देकर उनसे 5 से 6 गुना ब्याज वसूलता है। आसपास के गांव में किसानों से गुंडे भेजकर वसूली करता है करगी, और बहुत सारे किसानों की जमीन भी हड़प चुका है। गांव वाले मदद के लिए राजा जी के पास आते हैं। वही तो, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि उस गांव को उसके आतंक से आजादी दिलाएंगे और वो व्यापार उसको देंगे जिसका उस पर हक बनता है, अर्थात मोहन को। अगले दिन रवि मोहन को राजा के दरबार में लेकर आता है। वहां पर नंदिनी और सागर मौजूद थे। पिताजी, ये दोनों कौन हैं? बेटा, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। रवि मोहन को भी सारी कहानी बताता है। मोहन भी अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश था। अब समय है मनोहर को उसके किए की सजा देने का। राजा हरि सिंह मनोहर की हवेली में अपने सैनिक भेजते हैं। मनोहर के गुंडे और हरि सिंह के सैनिकों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हरि सिंह के सैनिक जीत जाते हैं और इसके बाद मनोहर को बंदी बनाकर हरि सिंह के सामने लाते हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ मनोहर, शांत। बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। हम यहाँ न्याय करने आए हैं और इस व्यापार का जो असली हकदार है वो भी अब आ चुका है। इस सारी जायदाद का केवल एक मालिक मैं हूँ। तुमने इस सब को पाने के लिए एक माँ से उसके बेटे को अलग किया। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानिक ने आदेश दिया था एक नन्ही सी जान को नदी में बहाने का,
उसके कर्म का फल उसे मिल गया, उसका सब कुछ छिन गया। तुम्हारे पाप का घड़ा तो 18 साल से भर ही रहा है, तुम्हें भी आज उसका फल मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो, ले जाओ। हरि सिंह ने मनोहर को कारागार में डाल दिया था। सागर ने जिस व्यापार को अपनी मेहनत से बढ़ाया था, उसे अब मोहन संभाल रहा था। मैं जायदाद को नहीं पाना चाहता। लेकिन क्यों बेटे, मैंने इसे बढ़ाया और इस पर अब तुम्हारा ही तो हक है। उन साधु ने मानिक को यह वचन दिया था कि आप सिर्फ व्यापार संभालेंगे, कभी उस पर हक नहीं जताएंगे। तुम सही कह रहे हो बेटे, लेकिन बेटा, जो पाप मानिक और मनोहर ने किया है, उनका क्या? अब और कोई नहीं है इस जायदाद के लिए। तुम एक अकेले हकदार हो, इकलौते। अगर कोई और वारिस नहीं है तो इस संपत्ति का दान किया जाए, गांव वालों की सेवा के लिए। बस यही मैं चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, तुम्हारे अंदर खून भले ही मेरा नहीं है, लेकिन विचार बिल्कुल मुझसे मिलते हैं। वाह, ठीक, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। शाबाश बेटे, शाबाश।